नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में आज हम लेके आए हैं आपका 27 सेट, मीन्स कि आज आपका 27वां ये सेट है, ठीक है। और इसमें भी कुल आपके 15 प्रश्न दिए गए हैं, 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन 15 के माध्यम से आपको कम से कम 30 प्रश्नों का आंसर मिल सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया। किसने? प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया। उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य या विवेक, ठीक है। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अधिक महत्व नहीं दिया है। उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य या विवेक। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा फर्स्ट, उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया। दरअसल प्लेटो कहता क्या है, थोड़ा समझना होगा यहां पे आपको। प्लेटो ये कहता है कि जो राज्य है ना, वह मनुष्य का ही एक विस्तार है, या कह सकते हैं कि जो राज्य है वो मनुष्य की प्रकृति का ही एक विस्तार है। और प्लेटो ने मनुष्य की प्रकृति को समझाने का प्रयास भी किया। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य की सामान्य तौर पर 3 प्रकार की प्रकृति होती है। उन्होंने कहा कि एक होता है जिसको आप कहते हैं क्षुधा, या इसी को कहते हैं आप तृष्णा, इसी को कहते हैं आप तृष्णा, या इसी को कहते हैं आप इच्छा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजायर, ठीक है। और दूसरा है मनोवेग, इसको कहते हैं आप इमोशन, मनोवेग। लेकिन यहीं पर एक तीसरा है जिसको आप कहते हैं ज्ञान, ठीक है, यानी नॉलेज, ठीक है। या आप इसी को कह सकते हैं विवेकशीलता या विजडम कह सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटो बताता है कि ये 3 अलग अलग मनुष्य की प्रकृति होती है, लेकिन यह तीनों प्रकृति एक ही मनुष्य में पाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। इनका इस प्रकृति के आधार पर आप मनुष्यों का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मनुष्य जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। किसी मनुष्य में ऐसा होगा जिसमें क्षुधा या तृष्णा या इच्छा इसको कहते हैं, ये अधिक होगी। किसी में मनोवेग अधिक होगा तो किसी में ज्ञान अधिक होगा, ठीक है। क्षुधा या उत्पादन भी कहते हैं इसको आप। शौर्य यानी मनोवेग, ठीक है, मनोवेग इसको क्या बोलते हैं, और हम शौर्य भी कहते हैं इसी को हम, ठीक है। और तीसरा विवेक या ज्ञान, ठीक है, ज्ञान या विवेक, ठीक। तो कहा कि ये तीनों चीजें मनुष्य में है, लेकिन अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की वेलोसिटी रखती हैं। किसी में यह ज्यादा है तो किसी में यह ज्यादा है तो किसी में यह ज्यादा है। इन्होंने ये भी बताया कि जिस मनुष्य के अंदर ये डिजायरनेस ज्यादा होती है वह प्रायः व्यापारी बनता है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट किस में रहता है? ज्यादातर व्यापार में रहता है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर ये शौर्य अधिक होता है, मनोवेग अधिक होता है, वो प्रायः सैनिक सेवा में जाना चाहता है, सैन्य सेवा में जाना चाहता है, ठीक है, और उसी का नेतृत्व करना चाहता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है वह प्रायः फिलोसफर बनता है या दार्शनिक बन जाता है। यहां आपको उत्तर मिल गया होगा। उसने उद्यमिता को कोई खास महत्व नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर इसमें ए हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो किसको महत्व नहीं दिया? उद्यमिता को उसने अधिक महत्व नहीं दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? राज्य का ऐच्छिक कार्य है। किसने? वुड्रो विल्सन। कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा इसमें ऐच्छिक कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऐच्छिक कार्य। अब इस ऐच्छिक कार्य को में कौन सा ऐच्छिक कार्य है
इसको जानने के लिए आप दो बातें जानिए। पहले तो जानिए कि वुड्रो विल्सन साहब कौन थे। वुड्रो विल्सन साहब एक तरह के दार्शनिक भी थे, ये प्रोफेसर भी थे, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, लेकिन इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, इन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने अध्यापन के दौरान ही एक लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यह लेख ही लोक प्रशासन विषय के विषयगत विकास में बाद में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इसके अलावा ये बाद में अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के गवर्नर बने और बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे और 2 बार राष्ट्रपति रहे। इन्हें आदर्शवादी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? वुड्रो विल्सन साहब के। वुड्रो विल्सन साहब ने राज्य के जो कार्य होते हैं, राज्य के कार्य को, यहां ध्यान दीजिएगा, वुड्रो विल्सन साहब ने राज्य के कार्यों का जब बंटवारा किया तो राज्य के कार्यों को इन्होंने 2 प्रकार के कार्यों में बांटा। उन्होंने कहा कि एक होता है आवश्यक कार्य, एक होते हैं राज्य के आवश्यक कार्य, और एक होते हैं राज्य के ऐच्छिक कार्य। क्या होते हैं? एक होते हैं आवश्यक कार्य और एक क्या होता है? ऐच्छिक कार्य। आवश्यक कार्यों में उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना यह राज्य का आरंभिक कर्तव्य है। आवश्यक कार्य में आता है। किसमें? आवश्यक कार्य में आता है। ठीक है, इसमें आएगा, आवश्यक कार्य में आएगा। दीवानी मामलों का निपटारा, यानी जितने भी चल अचल संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं वे दीवानी मामले में आते हैं। कहा इनको निपटाना, यह भी आवश्यक कार्य में आता है। मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना, राज्य किससे बनता है? मनुष्यों से बनता है, नागरिकों से बनता है। नागरिकों से आपने एक तरह से समझौता किया है कि हम आएंगे सत्ता में, ये सत्ता हमारे पास है, हम आपके प्रतिपालक के तौर पर हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि आपसे जो वादा हमने किया उसको हम पूरा करें। ठीक है, तो यह भी किस में आता है? आवश्यक कार्य में आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐच्छिक कार्यों की हम बात करें, अगर हम ऐच्छिक कार्यों की बात करें तो राज्य के द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कानून, चाहे वह उद्योग या व्यापार पर नियंत्रण के लिए कानून हो, चाहे वह श्रम कानून हो, या फिर जो आवागमन की व्यवस्था आदि है, ये सब कार्य हैं, ये किस प्रकार से किए जाएंगे, कब किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, ये राज्य के ऐच्छिक कार्यों में आता है। राज्य के ऐच्छिक कार्यों में आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जितने आपने बताया, ये ए, सी और डी, ये किस में आ जाएगा? राज्य के आवश्यक कार्यों में। लेकिन वहीं पर जो ये बी देख रहे हैं आप, ये जो बी देख रहे हैं, श्रम कानून बनाना, ये किसमें आ जाएगा? राज्य के ऐच्छिक कार्यों में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी श्रम कानून बनाना या किसमें आता है? राज्य के ऐच्छिक कार्यों में आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है। प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? मैकाइबर, गार्नर, गैटेल, गोर्गान। ध्यान से पढ़िएगा इसको। मैकाइबर, गार्नर, गैटेल और मोर्गान। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा। आंसर को जानने से पहले आप जानिएगा कि बेसिकली राज्य के जो विकास के सिद्धांत हैं, राज्य के विकास के कई सिद्धांत हैं। ठीक है, जिनमें दैवीय सिद्धांत भी आता है, शक्ति सिद्धांत भी आता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत आता है, पैतृक सिद्धांत आता है। तो वहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, इसको हम आप कहते हैं राज्य की उत्पत्ति का क्रमिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का क्रमिक सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं विकासवादी सिद्धांत। क्रमिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत ये मानता है कि वास्तव में जो राज्य है, ना वो केवल बल के दम पर बनता है, ना केवल बल के दम पर बनता है, और ना ही इसको ईश्वर ने कोई सृजित किया है।
यह ये भी कहता है कि यह किसी प्रकार का सम्मेलन बुलाया गया हो और उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, यह राज्य ऐसा बनेगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ही यह मानता है कि केवल परिवार विकसित हुआ तो राज्य बन गया, बल्कि यह मानता है कि वास्तव में जो राज्य है यह क्रमिक या उत्तरोत्तर विकास की एक प्रक्रिया है। क्या मानता है? राज्य जो है क्रमिक या उत्तरोत्तर विकास की एक प्रक्रिया है। अब यहां पर क्रमिक विकास कैसे होता है? क्रमिक विकास में ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ मनुष्य, वही पहले मनुष्य आया, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के कार्य हुए और सारी चीजें हुई, उनमें अलग अलग लोग रहे, तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक समझौता की तरह कर लिया आपस में और ग्रुप में रहने लगे, वह बन गया परिवार। और जब परिवार का फिर से विकास हुआ तो बन गया समाज, और यह समाज ही धीरे धीरे आगे जाकर क्या हो जाता है, यानी व्यक्ति का विस्तार परिवार होता है, और कह सकते हैं इसी परिवार का एक व्यापक विस्तार क्या होता है, राज्य बन जाता है। ठीक है, तो यह एक के बाद एक प्रक्रिया, एक के बाद एक प्रक्रिया। वर्तमान में ही अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसे कहेंगे कि भाई एक परिवार होता है, परिवार से छोटा मोटा गांव बनता है, गांव से एक ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा से एक क्या बन जाता है, एक ब्लॉक या खंड बन जाता है, उसी के बाद तहसील बन जाती है, तहसील से जिला बनता है, जिला से मंडल बनता है, मंडल से राज्य बनता है, और राज्य से एक राष्ट्र बन जाता है। तो इसी तरह यह भी क्या है, यह क्रमिक या उत्तरोत्तर विकास की एक प्रक्रिया होती है, ऐसा गार्डनर मानता है। ऐसा जो है गार्डनर मानता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा बी, यानी गार्डनर। देखिए, तर्क के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सॉल्विंग हमेशा लॉजिकल वे में होनी चाहिए, और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपके एक साथ एक नहीं बल्कि 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उनको रटिए नहीं बल्कि समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जहां लगता है कि आपको रट जाना चाहिए वहां उस बात को आप रटिए भी। जैसे कि गार्डनर का क्या मानना था, या गार्डनर ने किस प्रकार के विकास को आधार बनाया, यानी किस प्रकार के विकास का समर्थक रहा है, राज्य के विकास के किस सिद्धांत का समर्थक रहा है, तो आपको अपने आप क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य, राज्य को मैकाइवर के अनुसार किसके बारे में कह रहा है, मैकाइवर के बारे में कह रहा है। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन सा संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। अब जरा यहां पर तर्क लगाइए। मैकाइवर को भूल जाइए मैकाइवर को, आप पर ऐसे याद रखिए कि वास्तव में राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, राज्य को कौन सा काम नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण शब्द यहां ठीक नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अगर लिखा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर। बहरहाल, क्या आप मानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए? अरे भाई, अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य नहीं करेगा तो राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, राज्य काम कैसे करेगा? इसका मतलब काम करना चाहिए। फिर कह रहा है कानून व्यवस्था का प्रबंध। अब अगर कानून व्यवस्था का प्रबंध राज्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? यह राज्य का किसमें, आवश्यक कार्य में आता है, जैसा मैंने अभी इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया। पुस्तकालयों की व्यवस्था, तत्कालीन समय में पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण थे, आज भी महत्वपूर्ण है। जिन्हें पढ़ने की आदत है, जिन्हें अपना मानसिक विकास करना है, वह पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, तो यह भी, अब ये पुस्तकालयों की व्यवस्था आवश्यक कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन राज्य का ऐच्छिक कार्य तो हुआ ही हुआ ना। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, जाहिर सी बात है कि ये तीनों कार्य करने चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, अपने आप स्पष्ट है ना। मैकाइवर को भूल जाइए, हम कह रहे हैं, फिर भी आंसर क्या आएगा आपका? यही ना आएगा आंसर, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। वास्तव में अगर राज्य ने साहित्य एवं कला पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो राज्य यह कोशिश करेगा कि साहित्य भी ऐसा रचा जाए जिसमें हमारे हित में बात कही जाए, कला का भी ऐसा ही प्रदर्शन होगा जिसमें हमारा हित होगा। तो यह तो निरंकुशवादी व्यवस्था हो गई ना। क्या आप मुसोलिनी की तरह बात करना चाहेंगे या फिर हिटलर की तरह बात करना चाहेंगे? क्योंकि मुसोलिनी और हिटलर तो यही चाहते थे, यही करते थे।
हमारे यहां अगर हम मुगल को पढ़ेंगे तो मुगलों में भी कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने साहित्य और कला पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाए। तो वहीं पर कुछ मुगल शासक ऐसे भी रहे जिन्होंने साहित्य और कला पर को आगे बढ़ाने का भी बहुत सारा काम किया। आज भी वर्तमान शासकों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों या कुछ पहले के लोगों या वर्तमान के लोगों में आप ढूंढने के तो मिल जाएंगे आपको कि कई लोग हैं जो तरह तरह की सृजनात्मकता पर रोक लगाते हैं। उनमें भी क्या जाता है कि ये इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वह उनके मन मुताबिक काम कर रहे होंगे तो वह उनके मन मुताबिक काम कर रहे होंगे। जो जिसके मन मुताबिक नहीं है उस पर रोक लग जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि आंसर क्या होगा इसमें। अब मैकाइबर की बात करिए, मैकाइबर क्या कहता है यहां पर, इसको आपको समझना है। ठीक है, यहां मैकाइबर ये कहता है, मैकाइबर ने एक बुक लिखा था द वेव ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में वो लिखता है कि राज्य को कला साहित्य संस्कृति व धर्म क्षेत्र में, कला साहित्य संस्कृति व धर्म क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। एक्चुअली मैकाइबर जो है वो सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। सेवाधर्मी राज्य से मतलब यह होता है ऐसा राज्य जो आपको विभिन्न प्रकार से सेवाएं देने का काम करे, कल्याणकारी कार्य करे, कल्याण करने का कार्य करे। लेकिन अगर सेवाधर्मी कार्य का थोड़ा विस्तारित तौर पर देखा जाए तो मैकाइबर वहां पर यह कहता है कि उसमें एक और मैकाइबर ने बुक लिखी है द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट में मैकाइबर यह कहता है कि रक्त संबंध होता है वह समाज का निर्माण करता है। रक्त संबंध क्या करता है? समाज का निर्माण करता है। और कालांतर में यही समाज जो है वो राज्य को जन्म देता है। अगर समाज राज्य को जन्म दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि राज्य को समाज की सृजनात्मकता पर, क्रिएटिविटी पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। और साहित्य और कला जो है यह क्रिएटिविटी का ही एक क्या होता है? क्रिएटिविटी तो है, ये समाज की क्रिएटिविटी ही है जो साहित्य और कला के रूप में सामने आती है। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य एक परिवार का विस्तार है। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, लॉक और न्यूटन। अब इस प्रश्न को भी उसी हिसाब से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दरअसल उत्तर क्या होगा इसमें? एरिस्टोटल यानी अरस्तु। ठीक है, अरस्तु आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु क्या कहता है? सर अरस्तु जो है वो एक विश्लेषणात्मकता जो है की अध्ययन पद्धति चाहता था। अरस्तु चाहता था कि हम किसी भी विषय वस्तु की एनालिटिकल स्टडी करें, उसका विश्लेषण करें। और जब हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं तो यह मानते हैं कि कौन किससे चीज बनी, यानी उसकी आरंभिक अवस्था और उसकी उच्चतम अवस्था के बीच के सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। अब जैसे हम राज्य की बात ही हमने किया अभी, तो यह अरस्तु मानता था कि मनुष्य से ग्राम बनता है और ग्राम से समाज बनता है। मनुष्य से ग्राम बनता है, ग्राम से समाज बनता है, या कह सकते हैं मनुष्य से परिवार बनता है, परिवार से ग्राम बनता है, और ग्राम से क्या बनता है? समाज बनता है या राज्य बनता है। यानी वो यह मानता था कि परिवार को व्यक्ति का विस्तार मानना चाहिए। अरस्तु मानता था कि परिवार को व्यक्ति का विस्तार माना जाना चाहिए, यानी मनुष्यों का विस्तार, व्यक्ति का विस्तार ही क्या है? परिवार है। और वह यह भी मानता था कि जो परिवार का विस्तार है अंत में वही क्या करता है? राज्य में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर आप, इसका गुरु कौन था? प्लेटो। अगर हम प्लेटो की बात कर ले यहीं पर अभी, तो प्लेटो ने क्या कहा है कि एक राज्य में अधिकतम 5040 नागरिक होने चाहिए। एक राज्य में अधिकतम 5040 नागरिक होने चाहिए, कुछ पूछा गया है। ठीक है, एक राज्य में कितने नागरिक होने चाहिए? प्लेटो के अनुसार एक राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए।
तो किससे बना? राज्य किससे बना? नागरिकों से बनाना, मनुष्यों से बनाना, व्यक्तियों से मिलकर बनाना। तो व्यक्ति से परिवार, और व्यक्ति का विस्तार परिवार, और परिवार का विस्तार राज्य। ठीक है ना? ये किसने कहा है? राज्य एक परिवार का विस्तार है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को मिलाओगे, तर्क को रखोगे, एक को पढ़ोगे, 10 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? रटने की कोशिश ना करो, समझने की कोशिश करो। याद रखिएगा, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म ऐसा कहता है जहां पर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, एनालिटिकल स्टडी करेंगे। ये अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप बिल्कुल सही जगह पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल सतही स्तर पर, ठीक है ना, जैसा कि ये भीड़ तंत्र का आप देखते हैं हर जगह पे उपलब्ध है, अगर ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर एक सीरियसनेस वाली स्टडी करनी है, गंभीरता से पढ़ना है, तो इस चैनल पर आपका फिर स्वागत है। ठीक है? इसलिए एनालिटिकल स्टडी करिए, रटने से ज्यादा समझने पर जोर दीजिए, समझने के साथ साथ तर्क पर जोर दीजिए, और तर्क के साथ साथ अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को, एनालिटिकल स्टडी को भी आप बढ़ाइए। ठीक है? इससे आप एक साथ ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लॉस्की, सेवाइन, ग्रीन। किसने कहा? हीगल, लॉस्की, सेवाइन और ग्रीन। देखिए, अभी मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही बताया था कि अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि अगर हम क्रम पे आएंगे तो जरा ध्यान समझना। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यानी प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठता में जिसको द्वितीय वरीयता दी, उसी को अरस्तु ने प्राथमिक वरीयता दी। यानी जिसको प्लेटो ने सेकंड प्रेफरेंस दिया स्टेट के मामले में, उसी को एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने क्या किया? प्राइमरी प्रेफरेंस दिया। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है सेवाइन। कौन कह रहा है? सेवाइन। अब इस तरह इसको समझिएगा। दरअसल सेवाइन ने क्या लिखा है? ये बिल्कुल सेवाइन का स्टेटमेंट है। सेवाइन का स्टेटमेंट है। सेवाइन लिखता है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। लेकिन यहीं पर कुछ और लोगों का स्टेटमेंट भी आपको समझना चाहिए। एक स्टेटमेंट है फोस्टर का। फोस्टर, ठीक है, E.M. फोस्टर, ये कहता है कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। प्लेटो के समर्थक बहुत सारे लोग रहे हैं, और प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना या प्लेटो की विभिन्न संकल्पनाओं के जो समर्थक हैं उन्हें प्लेटोवादी कहा जाता है। ठीक है? उनमें अरस्तु क्या है? सर्वश्रेष्ठ समर्थक है या सर्वश्रेष्ठ प्लेटोवादी है। ऐसा कौन कहता है? फोस्टर कहता है। E.M. फोस्टर कहता है। लेकिन वहीं पर सेवाइन क्या कहता है? सेवाइन फिर से कहता है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं। सेवाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन में। क्या कहता है? कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर। अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। अरस्तु राज्य के आदर्श पर क्या लिखता है? बुक लिखता है। क्या कहता है सेवाइन? कि अरस्तु राज्य के आदर्शों पर क्या करता है? पुस्तक लिखता है। किस पर नहीं लिखता है? किस पर नहीं लिखता है? आदर्श राज्यों पर नहीं लिखता है। आदर्श राज्यों पर नहीं, राज्य के आदर्श पर। कि राज्य के आदर्श होना क्या चाहिए, इस पर कुछ अपनी बुक लिखता है। इस पर ही लिखता है कि आदर्श राज्य कैसे, क्योंकि प्लेटो ने क्या है? प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इस पर आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आगे फिर सॉल्व कराएंगे। तो प्लेटो का आदर्श राज्य आप पढ़ते हैं, लेकिन राज्य का आदर्श क्या होना चाहिए?
आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य का आदर्श क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट हैं। तो आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, तभी तो कहता है कि इस आदर्श राज्य में लगभग इतने नागरिक होने चाहिए, ये प्लेटो कहता है। लेकिन अरस्तु कहता है ना, राज्य तो ठीक है, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, लेकिन राज्य अपना क्या आदर्श बना रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, अरस्तु एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहां पर यह बात किसने कही है, सेवाइन ने कही है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया कि अरस्तु कौन कहता है, ये भी, यह स्टेटमेंट भी किसका स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट भी सेवाइन का ही स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट भी सेवाइन का स्टेटमेंट ही है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य एक संसार है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है, एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो और लॉस्की। एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो और लॉस्की। आंसर हो जाएगा इसमें, आप लोग कोशिश करिएगा अपने आप से, क्या हो जाएगा, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यानी आत्मा के लिए बात हो रही है, यानी आत्मा को मानता है। ठीक है, एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो और लॉस्की। आंसर हो जाएगा इसमें हीगल। क्या हो जाएगा आंसर, हीगल। थोड़ा समझते हैं हम आप। दरअसल राज्य की जो आदर्शवादी व्याख्या है, उस आदर्शवादी व्याख्या का समर्थन या राज्य की आदर्शवादी व्याख्या करते कौन कौन हैं, हीगल करते हैं, एमपी फॉलेट भी करती हैं, इनके साथ साथ ग्रीन भी करते हैं, और आदर्श राज्य की बात ही प्लेटो भी करता है। यानी आइडियलिस्टिक विचारधारा का समर्थन, आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट का समर्थन एमपी फॉलेट भी करती हैं, हीगल भी करता है, प्लेटो भी करता है और ग्रीन भी करता है। ये जो आदर्शवादी राज्य की परिभाषा है वह है क्या, ये परिभाषा ये कहती है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। स्टेट स्वयं में एक एथिकल कॉन्सेप्ट है, स्टेट क्या है, स्वयं में एक एथिकल कॉन्सेप्ट है। और लेकिन क्या है कि राज्य स्वयं में एक नैतिक व्यवस्था है, लेकिन राज्य के बारे में आदर्शवादी व्याख्या में ही हीगल क्या कहता है, हीगल कहता है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। और इस संदर्भ में सिर्फ हीगल नहीं, कुछ एमपी फॉलेट भी कहते हैं, एमपी फॉलेट भी कहती हैं। क्या कहती हैं एमपी फॉलेट साहब, एमपी फॉलेट साहब की एक बुक थी न्यू स्टेट, क्या नाम उसका है, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में एमपी फॉलेट साहब लिखती हैं कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये स्टेटमेंट है। लेकिन वहीं पर हीगल की एक प्रसिद्ध बुक है, आप जानते हैं, इतिहास का दर्शन, इतिहास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उसमें हीगल लिखता है कि मनुष्य का सारा मूल्य, महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक सत्ता, क्या कहता है हीगल, किसमें, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में क्या लिखता है कि मनुष्य का समस्त मूल्य, उसका महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक सत्ता या संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना केवल राज्य में ही निहित है, केवल राज्य में ही निहित है। याद करिएगा, यहां पर ध्यान समझिएगा, निरंकुशवादियों की तरह कहीं ना कहीं यह भी राज्य की उसी प्रकार की व्याख्या है, लेकिन उनकी और इनकी व्याख्या में अंतर क्या है, उनके राज्य की व्याख्या में नैतिकता का समर्थन नहीं किया गया है, जबकि यह नैतिक राज्य का समर्थन करते हैं। यानी राज्य से यह उम्मीद करते हैं कि वह नैतिक कार्य करेगा, जबकि वहीं पर मुसोलिनी या हिटलर की जो विचारधारा है उसमें वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं और राज्य के हर एक कार्य को नैतिक मान लेते हैं, यानी गलत कार्यों को भी वह नैतिक मान लेते हैं। जबकि आदर्शवादी व्यवस्था में, आदर्शवादी विचारधारा में राज्य के नैतिक कार्यों को ही इस प्रकार से बनाया गया है कि राज्य स्वयं ही नैतिक बन जाता है, राज्य स्वयं ही नैतिक बन जाता है। इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये किसका कथन था, हीगल का। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है,
ये किसका कथन है? हीगल का। लेकिन इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एमपी फॉलेट का कथन है, जिसमें एमपी फॉलेट क्या लिखती हैं, क्या कहती हैं कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य है, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य। ये कौन कहता है? एमपी फॉलेट। इसलिए दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, फिर से देखिएगा एक बार। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, या हीगल कहता है। लेकिन एमपी फॉलेट क्या कहती हैं कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य है। तो दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में गड़बड़ ना होइएगा कि दोनों ही क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। एक बार फिर से पढ़ते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों पर्सनल एटीट्यूड और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। यह किसने कहा? टैलकॉट पार्सन्स, हरमन फाइनर, आमंड एंड पावेल, एरिक रोवे। ये स्टेटमेंट रट लीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसका स्टेटमेंट है? टैलकॉट पार्सन्स, हरमन फाइनर, आमंड एंड पावेल, एरिक रोवे। ये स्टेटमेंट है आमंड एंड पावेल का। किसका स्टेटमेंट है ये? आमंड एंड पावेल का। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, आमंड एंड पावेल। क्या कहते हैं आमंड एंड पावेल? थोड़ा इसको समझ लें हम आप। आमंड और पावेल साहब ने इसमें, आमंड क्या कहता है थोड़ा देखिएगा एक बार। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है। ठीक है, यह आमंड कहता है। लेकिन यहीं पर एक बात यह भी वह कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है, जिन्हें राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, या कुछ दिन बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा करके आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। तो एक्चुअली में व्यक्ति का जो दृष्टिकोण ये बदलता है, उस दृष्टिकोण के बदलने के पीछे कुछ कारण होता है, ऐसा आमंड साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कुछ कारण होते हैं, और वे कारण क्या है? या कुछ कारण कह सकते हैं या कुछ तत्व कह सकते हैं, होते हैं। कौन होते हैं? एक कह रहे हैं कि ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा कह रहे हैं भावनात्मक अभिमुखीकरण, और फिर कह रहे हैं मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। यानी किसी भी सरकार के, किसी भी शासन के, किसी भी राज्य के ज्ञान को, भावनाओं को और उन सब का मूल्यांकन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। यानी अगर इससे आमंड एंड पावेल ये दिखाते हैं कि दरअसल जो राजनीतिक संस्कृति बनती है और उस राजनीतिक संस्कृति के जो समर्थक होते हैं वे परिवर्तित होते कैसे हैं, यानी वे उनका मूल्यांकन करते हैं, वे अपने ज्ञान के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और साथ में वह अपनी भावनाओं का भी प्रकटीकरण करते हैं। तो राज्य की भावना क्या है, राज्य किस प्रकार से बेहतर कार्य कर रहा है, यानी उसका ज्ञान क्या है, और इन सब का मूल्यांकन करके ही व्यक्ति क्या होता है, अपनी राजनीतिक संस्कृति को विकसित करता है। अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको यह उत्तर मिलेगा। क्या होगा? किसने कहा? ये आमंड एंड पावेल ने कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? राज्य के यांत्रिक स्वरूप, मैकेनिकल स्ट्रक्चर की अवधारणा का समर्थक नहीं है। फिर से प्रश्न, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? हॉब्स, मिल, बेंथम, ग्रीन। यानी यांत्रिक अवधारणा का समर्थक नहीं है। कौन समर्थक नहीं है भाई? हॉब्स, मिल, बेंथम, ग्रीन। आंसर हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन।
क्यों समर्थक नहीं है? दरअसल ग्रीन जो है आप जानते हैं ये आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक है, इसका आदर्शवादी, और आप इसको भी क्या कह सकते हैं? आदर्शवादी विचारक कह सकते हैं। ठीक है, आदर्शवादी विचारक कह सकते हैं। आदर्शवादी विचारक के क्रम में जो है जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, मैंने अभी आपको इससे एक क्वेश्चन पहले बताया था कि ये सभी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। और जो राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं वो यह मानते हैं कि राज्य का कार्य है कल्याण करना, राज्य का कार्य है कल्याण करना, और राज्य मनुष्यों के कल्याण के लिए निर्मित होता है। लेकिन जो यांत्रिक विचारधारा के समर्थक हैं जैसे बेंथम हैं, मिल हैं या फिर हॉब्स हैं, ठीक है, ये राज्य को मानव निर्मित यंत्र मानते हैं। ये मानते हैं कि मानव ने राज्य का निर्माण किया है। उनकी अपनी विचारधारा है। ये मानते हैं कि राज्य ने मानव का निर्माण किया है और फिर राज्य क्या करना चाहिए? फिर राज्य को समाज का कल्याण करना चाहिए। जबकि आदर्शवादी व विचारधारा वाले लोग मानते हैं कि राज्य स्वयं में एक नैतिक संस्था है, निर्माण कैसे भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन राज्य स्वयं में एक कल्याणकारी संस्था है और उसको मनुष्यों का कल्याण करना चाहिए, व्यक्तियों का कल्याण करना चाहिए, यानी व्यक्तियों के कल्याण के लिए ही वह निर्मित हुई है। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं? आदर्शवादी विचारधारा वाले मानते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन संबंधित है किससे? मैकाइवर से, ऑस्टिन से, हॉब्स से, क्रैब से। राज्य विधि का यानी लॉ का शिशु यानी एक न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तथा जनक यानी फादर, दोनों ही है। यानी ये कहते हैं कि स्टेट लॉ का क्या है? बेबी भी है और फादर भी है। ठीक है, शिशु भी है और जनक भी है। कौन कहता है ऐसा? मैकाइवर, ऑस्टिन, हॉब्स, क्रैब। इनमें से कौन इस बात को कहता है? ठीक है, मैकाइवर, ऑस्टिन, हॉब्स, क्रैब। यह अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। यह स्टेटमेंट है मैकाइवर का। किसका स्टेटमेंट है? मैकाइवर का। क्या कहता है मैकाइवर? मैकाइवर यह कहता है कि दरअसल राज्य ही लॉ को बनाता है, राज्य ही लॉ को बनाता है। तो अगर राज्य विधि को बना रहा है, कानून को बना रहा है, और प्रायः तो क्या हुआ? राज्य विधि का शिशु हुआ ना। राज्य कौन बना रहा है? राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। जब वह किसी को बनाता है तो इसका मतलब वह किस रूप में आ जाता है? वह जनक के रूप में आ जाता है। भाई अगर माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ठीक है, जनक कहलाते हैं। तो पिता अगर उत्पन्न कर रहा है या माता उत्पन्न, तो क्या जनक कहलाया जाएगा? ठीक है ना। लेकिन शिशु क्यों कहा जाता है? जब जनक अपने ही द्वारा बनाई गई चीजों का खुद ही प्रतिपालन ना करे तो उसे क्या कहेंगे? शिशु जैसा कहेंगे। क्या है इसमें? मैकाइवर एक किताब लिखता है द मॉडर्न सोसाइटी, द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट में वह बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थन करता है। बहुलवाद के सिद्धांत के समर्थन में वह तर्क देता है कि राज्य कानून का जनक भी है और शिशु भी है। राज्य कानून का जनक भी है और शिशु भी है। सेंस क्या है इसका? वह कहता है कि यह साधारण कानून का निर्माण करता है, और जब कानून का निर्माण किया तो क्या हो गया? जनक हो गया। जब कानून का निर्माण किया तो क्या हो गया? जनक हो गया। यानी ये कानून, यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उसमें ऊपर भी है। यानी राज्य स्वयं ही कानून का निर्माण करता है और कई बार उन कानूनों में अपने आप को ऊपर बना लेता है या उसका प्रतिपालन नहीं करता है। समझ रहे हैं? जैसे कि अक्सर पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का पालन कराना। राज्य कानून व्यवस्था बनाता है, राज्य का एक भाग है पुलिस, लेकिन अक्सर पुलिस ही उस कानून का उल्लंघन कर देती है।
जैसे आप देखे होंगे कि हेलमेट लगाना आपका दायित्व तो है, ऐसा पुलिस कहती है क्योंकि राज्य ने कानून बनाया है, लेकिन अक्सर पुलिस वालों को ही आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद ही हेलमेट नहीं लगाया है। तो क्या होगा? राज्य विधि का शिशु भी है और जनक भी है। राज्य विधि को बनाता भी है, राज्य विधि को बनाता भी है, तो बनाता है तो जनक हो गया, और उसका अगर प्रतिपालन करता है या प्रतिपालन नहीं करता है तो क्या हो गया? शिशु। शिशु की बात को जनक नहीं मानेगा, जनक की बात को शिशु मानेगा। जाहिर सी बात है, शिशु बात मान भी सकता है, बात नहीं भी मान सकता है, दोनों अवस्था में वह शिशु होगा। ठीक है, आंसर मैकाइवर। क्यों? क्योंकि इस बात को लिखता है किसमें? द मॉडर्न स्टेट में। कौन सी बुक है इनकी? द मॉडर्न स्टेट, द मॉडर्न स्टेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? ग्रोटियस, रूसो, लॉक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये स्टेटमेंट है लॉक का। इसका स्टेटमेंट है लॉक का। लॉक क्या कहता है? लॉक कहता है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, लॉक निजी संपत्ति का समर्थन करता है। परिचित हो, लॉक निजी संपत्ति का समर्थन करता है। वो ये मानता है कि अगर आपने अपने खून पसीने से किसी चीज को कमाया है, बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि वह संपत्ति आपकी होनी चाहिए। वह इसका समर्थन करता है। लेकिन वो कहता है कि जो आपने कमाया है, बनाया है, वह आपकी निजी संपत्ति बन गई। लेकिन वह यह भी कहता है कि आप यह भी ध्यान रखें कि सब कुछ आप ही ना अर्जित कर लें, दूसरों के लिए भी छोड़ दें। भाई अगर सारी संपत्ति आप ही हासिल कर लेंगे तो दूसरों के लिए क्या रह जाएगी? दूसरों के लिए भी क्या करना चाहिए? कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन वह यह भी कहता है कि ऐसा करेंगे ही लोग, जरूरी नहीं है। लॉक ये भी कहता है कि आप देखेंगे भविष्य में कि कुछ लोग अपार संपत्तियों का अर्जन करेंगे। क्या करेंगे? बहुत सारी संपत्तियों का अर्जन करेंगे, और इस अर्जन क्षमता को लगातार बढ़ाते जाएंगे। यानी अपनी निजी संपत्ति का लगातार क्या करेंगे? वो विस्तार करेंगे, और इस प्रकार का विस्तार ही संपत्ति पर कब्जा माना जाता है, जिसको आप लोग देखते होंगे। ठीक है ना? जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को किसी अगर आप कहें कि भाई आपको कितना बड़ा घर चाहिए, तो सच बात यही कि आपको सोना तो एक कमरे में ही है। एक बहुत बड़े 500 स्क्वायर फीट के हाल में तो आप सोएंगे नहीं, सोएंगे आप एक कमरे में ही। तो आपको मकान कितना बड़ा चाहिए? लेकिन पता चला कि उसका इतना बड़ा मकान है, उसका इतना बड़ा मकान है, उसके पास इतना बड़ा महल है। क्यों भाई, क्यों चाहिए? और सच यह है कि वह अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसकी अर्जन क्षमता इतना बड़ी होती है कि वह सोचता है मेरा इतना बड़ा हो जाए मकान, इतना बड़ा मकान हो जाए, इतना बड़ा मकान हो जाए। यानी उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो धीरू भाई अंबानी के मकान से भी अपने आप को बड़ा मकान चाहता है। वो चाहता है राष्ट्रपति भवन हमारा हो जाए, हमारा मकान उससे भी बड़ा हो जाए। तो यह व्यक्ति की टेंडेंसी होती है। इसी बात को लॉक कहता है कि निजी संपत्ति अर्जित करना बुरा नहीं है, लेकिन निजी संपत्ति का विस्तार, और वह विस्तार इतना हो कि दूसरी संपत्तियों पर भी वह कब्जा करने की प्रवृत्ति रख ले, इसका समर्थन वो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कहता है कि ऐसा करेंगे क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है, लॉक कहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कह रहा है, पहला, राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। यानी स्टेट के बारे में कहते हैं कौन? एम.के. गांधी। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। एम.के. गांधी साहब ने कहा था कि राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, स्टेट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। बिल्कुल, हमेशा कार्ल मार्क्स से कहता है कि जो राज्य है ये कैसे बना? पूंजीवादी राज्य, अलग प्रकार से राज्य, ये विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं, और वर्ग में क्या बताता है वो? अभिजात्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग, ठीक है, फला वर्ग, ये वर्ग संघर्ष की बात करता है।
सही है एकदम। राज्य समुदायों का समुदाय है, लॉस्की, बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट है, रट लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया इस पर, राज्य समुदायों का समुदाय है क्या, लॉस्की कहता है। डी कह रहा है राज्य व्यक्ति से पहले है, मैकियावेली ना, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है ऐसा मैकियावेली नहीं कहता है, बल्कि ऐसा अरस्तू ने कहा है। किसने कहा है, अरस्तू ने कहा है। ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है कि राज्य व्यक्ति से पहले होता है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, डी, राज्य व्यक्ति से पहले है ऐसा अरस्तू ने कहा था, मैकियावेली ने नहीं कहा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, धर्म का अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी, प्राकृतिक अधिकार। थोड़ा समझिएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा यहां पर बी। क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा। दरअसल लॉक जो है वो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। लॉक प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। वो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे उनमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। उनमें एक अधिकार था जीवन का अधिकार। कौन सा अधिकार था भाई, जीवन का अधिकार। दूसरा था इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और तीसरा था संपत्ति का अधिकार। तीसरा क्या था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात वो करता है। लेकिन वो ये कहता है कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, निर्बल हो, प्रबल हो, कमजोर हो, मजबूत हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी को जीवन का अधिकार होता है, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है, हर प्रकार से स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है। और चूंकि वह अभी इससे पहले ही बात हुई थी हमारी आपकी, तो वहां पर बात आई थी, ठीक है। तो वो कहता है कि संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार होता है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में धर्म जैसी कहीं कोई बात आती ही नहीं है, धर्म जैसी कहीं कोई बात नहीं आती थी, इसलिए वह प्राकृतिक अधिकारों में धर्म के अधिकार की बात जो है वो नहीं करता है, धर्म के अधिकार की कोई बात वो नहीं करता है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है, धर्म का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान, निगम यानी कारपोरेशन, निगम के समान है। यह कथन है लॉस्की का, मार्क्स का, मैकाइबर का, दुग्बी का। लॉस्की का, मार्क्स का, मैकाइबर का और दुग्बी का। किसका कथन है भाई, आंसर हो जाएगा इसमें मैकाइबर, ठीक है। निगम क्या होता है, जिसमें वर्तमान समय में निगम की परिभाषा क्या है, वर्तमान में निगम की परिभाषा यह है जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र या कह सकते हैं जनता, दोनों का समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं, निगम या कारपोरेशन, ठीक है। अब यहां पर मैकाइबर क्या कहता है, मैकाइबर ने की जो इंपॉर्टेंट बुक थी मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट में जब वो बहुलवादी विचारधारा की बात करता है तो वह ये कहता है कि राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं। वो ये कहता है कि जो राज्य होता है उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र, उसकी विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सभी निश्चित की जाती हैं,
जैसे निगम के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। निगम का अधिकार है जनता के लिए काम करना, निगम का अधिकार है संपत्ति का अर्जन करना, निगम का अधिकार है मार्केट में आज जो है वो डिबेंचर, बॉन्ड या अपने शेयर जो है जारी करना। ऐसे ही राज्य के भी क्या है बेटा, जो है वो अधिकार होते हैं। तो इसी प्रकार कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। यानी राज्य बनता कैसे है, राज्य जो बनता है वह एक निश्चित भूभाग से लोगों के जो राज्य के नागरिक होते हैं और राज्य के जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी होते हैं उनसे मिलकर के राज्य का जन्म होता है, राज्य बनता है। तो ऐसे में उस राज्य के विभिन्न प्रकार के कर्तव्य भी हैं, विभिन्न प्रकार के दायित्व भी हैं। और अगर वह ऐसा करता है तो जैसे वर्तमान में एक निगम काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, यह मैकाइवर का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यहां फिर मिलाइएगा, इसी तरह का एक स्टेटमेंट जो है पहले हमने फिर जो है कराया हुआ है और ये स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही हमने इसका जिक्र किया था। वही क्वेश्चन रिपीट किया है अलग शब्दों में। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यानी परिवार से क्या बनता है, परिवार से क्या बनता है, समाज बनता है। ठीक है, और समाज ही क्या बनता है, बाद में राज्य बन जाता है। यानी व्यक्ति रूपी व्यक्ति का विकास परिवार होता है, परिवार का विकास समाज होता है, समाज का विकास राज्य होता है। ठीक है, लिकॉक का, मैकाइवर का, संस्थाओं का अध्ययन, गैटल का। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है, मैकाइवर का। किसका कथन है, मैकाइवर का। मैकाइवर क्या कहता है, मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यानी विकासवादी सिद्धांत है, ठीक है, इनको वो नहीं मानता। इसी प्रकार से, ठीक है, जो विकासवादी सिद्धांत है वह विकासवादी सिद्धांत को मानता है, यानी क्रमिक विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। क्रमिक विकासवादी सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि राज्य जो है वह दैवीय सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह क्रमिक विकास का फल है। क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति एक क्रमिक विकास का फल है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान किया है। रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान किया है, यानी यह मानता है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। और इसी प्रकार से यहां याद रखिएगा, इसी प्रकार से एक स्टेटमेंट है किसका, हेनरी मैन का। हेनरी मैन क्या लिखता है, हेनरी मैन कहता है कि इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं, यानी इतिहास की आधुनिकतम जो विभिन्न प्रकार की कृतियां हैं, रचनाएं हैं, इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन, विभिन्न समूहों को एकता में बांधने वाला जो प्राथमिक बंधन है वह रक्त संबंध ही है। यानी रक्त संबंधों को प्रमुखता हेनरी मैन भी देता है, मैकाइवर भी देते हैं। यानी भाई रक्त संबंध तो परिवार बनता है, और जब परिवार से रक्त संबंध के आधार पर भी और अन्य आधार पर जब परिवार से विभिन्न प्रकार के अन्य परिवार बन जाते हैं तो वह समाज बन जाता है। इसमें कहते हैं भाई ये हमारा समाज है, फला समाज है, ये समाज बन जाता है। और उन्हीं प्रकार के विभिन्न प्रकार के समाजों से मिलकर के ही राज्य का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसका है, मैकाइवर का। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाइए, अपनी एनालिटिकल स्टडी को बढ़ाइए, रटने पर कम बल्कि समझने पर जोर दीजिए। जब समझेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है, रटना सब संभव नहीं है। जहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा वहीं पर आप लोग घूम जाएंगे। इसलिए एक सीरियस स्टडी की ओर अपना आप लोग ध्यान बढ़ाइए। रिवीजन पूरा हो जाएगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। आप बिल्कुल विश्वास रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक करिए भाई, कमेंट करिए, बताइए कि क्या चाहते हैं आप और अच्छा हमसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।